हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एनवीएस लैब अटेंडेंट के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और आज हम जो है एमसीक्यू जो बैच चल रहा है उसकी 8th क्लास के अंदर है। और आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट कुछ और क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 100 वॉट के 10 लैंपों की मासिक खपत होगी। क्या पूछ रहा है दोस्तों आपसे कि 8 घंटे जलाने पर 100 वॉट के 10 लैंप, यानी कि एक लैंप जो है वो 8 घंटे चलाया जा रहा है और 100 वॉट के हैं। और टोटल कितने वॉट लैंप चलाए जा रहे हैं? 10 लैंप टोटल। ठीक है, तो मासिक खपत कितनी होगी, यानी एक महीने का जो वॉट खर्च होगा वो कितना होगा। और इसके लिए आपका टाइमिंग करता हूँ स्टार्ट। करिए इस क्वेश्चन को, 1 मिनट का समय दिया जाएगा आपको। करिए जल्दी से, और जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिए जल्दी। देखता हूं मैं भी कौन इस स्टूडेंट को कर रहा है। मैं देख रहा हूं सभी के कमेंट्स। आप जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को करेंगे कि भाई 8 घंटे अगर जला रहे हैं 100 वॉट के 10 लैंप, तो बताइए कितना खर्च आएगा। जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। देखा जा रहा है मेरे द्वारा। क्योंकि इस टाइप के जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कई बच्चों की जो है हालत ख़राब हो जाती है। और यहाँ मैं 50 सेकंड का ही समय दे रहा हूँ आपको, और ये हम घड़ी रोक रहे हैं। ये रोकी घड़ी, ठीक है, ये लो। देखिए दोस्तों, बेसिकली इसके अंदर क्या है कि 8 घंटे आप चला रहे हो, एक लैंप जल रहा होता तो 100 वॉट के हिसाब से आपका 8 घंटे जलता। लेकिन 10 लैंप है तो हम क्या कहेंगे कि 100 गुणा 10, भाई 100 जो है वॉट का है, और एक लैंप होता तो 100 वॉट होती, लेकिन 10 वोल्ट है, 10 लैंप यूज हो रही है तो 1000 वॉट हो जाएगी। और कितने घंटे 1000 वॉट यूज कर रहे हैं? 8 घंटे। तो ये कितना आ गया? 8000। समझ में आ गई बात। और अब हमें पूछा क्या है? मासिक खपत, और वो भी मात्रक के अंदर। तो मैं आपको बता दूं, जब आपको मात्रक या यूनिट के अंदर निकालना है, यूनिट जो आप कहते हैं ना हमारे घर पे कि हमारे बिल की रीडिंग कितनी आई है, हमारे जो मीटर लगा रखा है उसकी रीडिंग क्या चल रही है, वो यूनिट कहलाती है। और वो आती है जब आप वॉट के अंदर 1000 का डिवाइड करें। जैसे ही 1000 का डिवाइड करा, ये आ गया 8। ये जो 8 आया है ये एक दिन की खपत है। कितने दिन की? एक दिन की खपत कितनी हो रही है? 8 यूनिट। एक दिन की अगर खपत 8 यूनिट या 8 मात्रक है, तो भाई महीना जो है जनरली हम मासिक जो है वो 30 दिन का लेकर चलेंगे। तो 30 दिन का कितना हो जाएगा? तो 30 दिन की खपत, और वो हो जाएगी आपके कितनी दोस्तों? 30 गुणा 8 यूनिट, यानी कि लगभग 240। कितना आंसर आएगा? 240 यूनिट, या हिंदी में कहेंगे मात्रक। तो 240 मात्रक इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है? एक तो ये याद रखना है कि अगर आपको मासिक खपत निकालनी है या कुल खर्च जो है एक महीने में कितना आया वो निकालना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो है आपके एक दिन की खपत निकालेंगे। अब एक दिन की खपत कैसे निकाली जाती है? तो भाई जितने घंटे चलाया जा रहा है वो इनटू आपका जो है कितने वॉट है और कितनी संख्या है, ठीक है, मतलब कितने लैंप है, उन सभी का करोगे मल्टीप्लाई। जो भी आएगा उसको यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 का उसमें भाग देंगे। जैसे ही 1000 का भाग देंगे, जो संख्या मिलेगी वो संख्या होगी आपके एक दिन की खपत। आपको निकालनी है एक महीने की खपत, तो 30 दिन की कर दो। और अगर आपसे बोले 15 दिन, 10 दिन, जितने भी दिन का बोला है उसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है और बच्चे टाइप का ही है, थोड़ा सा ही तो थ्योरी का ही है। ये पूछ रहा है कि जो शुष्क सेल होता है उसमें ऊर्जा संग्रहित होती है
वह कौन सी होती है? तो शुष्क सेल के अंदर जो ऊर्जा है वो कौन सी होती है भाई? यांत्रिक होती है, मतलब मैकेनिकल होती है, इलेक्ट्रिकल होती है, केमिकल होती है, या हीट होती है आपके? जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। आपके लिए इसका समय करते हैं स्टार्ट। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। शुष्क सेल के अंदर यानी ड्राई सेल के अंदर कौन सी एनर्जी जो है स्टोर होती है? विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन ड्राई सेल? ऑप्शन ए मैकेनिकल, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन सी केमिकल, ऑप्शन डी हीट। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, मैं देख रहा हूं आपके आंसर्स। जल्दी से जल्दी दीजिए भाई आंसर। और इसका समय होता है 35 सेकंड वाला समाप्त। ठीक है, तो शुष्क सेल में जो एनर्जी होती है वो रासायनिक यानी केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए कि कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त जो ऊर्जा होती है वो कौन सी होती है? भाई कार्य अगर आप कर रहे हैं तो उस कार्य को करने के लिए आप कौन सी एनर्जी जो है यूज में ले रहे हैं? स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा? जल्दी से इसका आंसर देंगे। जल्दी से जल्दी इसका आंसर देंगे। कमेंट देखे जा रहे हैं, जल्दी बताएंगे इसका आंसर जो भी है, जल्दी बताएंगे। जल्दी जल्दी जल्दी। तो कार्य करने में जो मानव शरीर है वो कौन सी एनर्जी यूज करता है? मतलब आप जब काम कर रहे हो मानव शरीर, मतलब आप खुद, तो आप जो काम कर रहे हो, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, तो मैं कौन सी एनर्जी का उपयोग करता हूं और वो एनर्जी कैसे मिलेगी? तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर 30-32 सेकंड बहुत थे और इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। अब ये रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी जो है वो हमें कैसे मिलती है? तो आपको बता दूं, आपकी बॉडी के अंदर जो आपका वसा, आपके प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, कौन? वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों जो है हमें क्या देते हैं दोस्तों? रासायनिक ऊर्जा देते हैं। क्या देते हैं? रासायनिक ऊर्जा देते हैं। और आपको बता दूं कि प्रति इकाई ऊर्जा की जो मात्रा है वो सबसे अधिक मिलती है वसा से। ठीक है, तो आप लिखेंगे सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? वसा से। ये बात भी आपको याद रखनी है। जबकि अगर हम बात करें शरीर के लिए, अगर सबसे अधिक ऊर्जा की बात करें या सबसे अधिक जो भोज्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा होती है वो किस में होती है? कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, तो शरीर के लिए वो तो किसके लिए थी दोस्तों? तो ये जो है वसा के अंदर, ये तो प्रति इकाई ऊर्जा की मात्रा है। ठीक है, मतलब पर एक यूनिट पर देखें तो ज़्यादा एनर्जी वसा देता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए सबसे अधिक ऊर्जा। ठीक है, तो शरीर के लिए सबसे अधिक ऊर्जा कहां से मिलेगी? हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक वस्तु का वेग, हम एक वस्तु का वेग अगर 2 गुना कर देते हैं, क्या कर रहे हैं? 2 गुना वेग कर रहे हैं, तो इसका त्वरण 2 गुना हो जाता है, संवेग 2 गुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है। बताएंगे आंसर कमेंट करके, जल्दी बताइए भाई बताइए। अगर हम वेलोसिटी को डबल कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन पर क्या इफेक्ट आएगा? संवेग पर यानी मोमेंटम पर क्या आएगा? आपकी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा क्या होगी? और पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? जल्दी से जल्दी बताइए बताइए बताइए। तो इसके लिए भी हम आपको जो है केवल 30 सेकंड का समय देंगे, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये कई बार हमारे रिपीटेशन में आ चुका है सभी एनर्जियों के बारे में, और त्वरण संवेग क्या होते हैं ये भी बता चुका हूँ। देखिए दोस्तों, त्वरण जो है वो 2 गुना नहीं होगा, क्योंकि त्वरण का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, पहले ऑप्शन को देखें तो पहले मान लो वेलोसिटी v थी, बाद में हो गई है, इसने बोला 2 गुना यानी 2v, तो चेंज होकर के तो कितनी आएगी? वापस से वेलोसिटी
v आएगी। ठीक है, तो पहले क्या था उससे कोई मतलब ही नहीं है। चेंज इन वेलोसिटी जो होती है उसे कहते हैं एक्सेलरेशन, तो वो डबल नहीं होगी। दूसरा संवेग, तो संवेग यानी p मोमेंटम इज इक्वल टू होता है mv। पहले मान लो mv था, जब वेलोसिटी डबल हुई तो आपका मोमेंटम कितना हो जाएगा 2mv, 2 गुना हो गया ना, mv से 2mv हो गया। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही है। तीसरा ऑप्शन देखो, गतिज ऊर्जा क्या होती है हाफ mv², और बाद में जब 2 गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा हाफ m इंटू 2v का स्क्वायर यानी 4v², तो ये तो 4 टाइम्स हो जाएगी। तो ये भी गलत है क्योंकि इसने 2 गुना बोल दिया। और चौथा ऑप्शन है कि स्थितिज ऊर्जा तो पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, उसके अंदर तो m का कोई रोल ही, v का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि अगर v होगी तो स्थितिज ऊर्जा होगी ही नहीं, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा तो कब आती है जब वस्तु जो है पड़ी रहे, स्थित एक अवस्था में हो। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के सामने कि दो असमान द्रव्यमानों वाली जो गतिज ऊर्जा, एक सेकेंड, अब देखिए, दो असमान द्रव्यमानों की गतिज ऊर्जा समान है, यानी दो वस्तुएं हैं, उन दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान तो अलग अलग है। क्या है, द्रव्यमान तो अलग अलग है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो सेम है। ठीक है, तब अधिक द्रव्यमान का आवेग, उसका जो आवेग होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, या कम करने द्रव्यमान वाले के समान होगा, या फिर इसकी जो है कम, जो आपका अधिक द्रव्यमान है उसकी वेलोसिटी अधिक होगी, क्या होगा, ये जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। और इसके बारे में भी मैं इसका एक रिलेशन जो है ऑलरेडी आप सभी लोगों को बता चुका हूँ। जल्दी से जल्दी इसका आंसर देंगे और आपका समय करता हूँ मैं शुरू। करिए भाई करिए, करेंगे तो होगा, और करेंगे कोशिश तो क्वेश्चन भी जल्दी से जल्दी करेंगे। ठीक है, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है, जल्दी से जल्दी। बस ये ज़रूर है थोड़ा सा वक्त लग सकता है कोशिश करने वालों को, और अगर स्मार्ट स्टडी की जाए तो जल्दी से जल्दी उन्हें सफलता भी मिलती है। और ये आपका काउंटडाउन स्टार्ट होने वाला है, आपको जल्दी से जल्दी इसका आंसर देना है, जल्दी जल्दी जल्दी। और ये आपके 30 सेकेंड समय होता है समाप्त। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपके जब दो असमान द्रव्यमान वालों की गतिज ऊर्जा समान है, तो जो अधिक द्रव्यमान होगा उसका आवेग जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ज़्यादा क्यों होगा वो देखिए। अब आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू में क्या होता है, अरे इक्वल टू में मोमेंटम का स्क्वायर यानी आवेग का स्क्वायर अपॉन में 2mv होता है या नहीं होता है, अरे होता है या नहीं होता है, ये तो बता रखा है मैंने। अब देखो यहाँ से हमें बोला असमान द्रव्यमान है, तो आपका P जो होगा यानी आवेग जो होगा वो क्या हो जाएगा, √2m इंटू ई लिखूँ काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्ट, ये आ गया। अब देखो इसने क्या बोला कि आपकी गतिज ऊर्जा तो समान है, इसका मतलब P बराबर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हम 2m कह सकते हैं, 2 एक कांस्टेंट है यानी P बराबर हम डायरेक्ट m कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो ये बताइए दोस्तों, जिसका m ज़्यादा होगा उसका आवेग भी ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो बिल्कुल आपका जो P है, देखो भाई ये देखो P² बराबर m, तो जिसका m ज़्यादा उसका P भी ज़्यादा हो जाएगा। तो वस्तु का जो संवेग है वो द्रव्यमान के क्या है, वर्गमूल के समानुपाती है। तो भारी वस्तु का जो वेग है वो हल्की वस्तु से क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा ही होगा। तो आपके जो भारी वस्तु थी उसका वेग ज़्यादा हो जाएगा, छोटी जो कम भारी थी या सस्ती जो वस्तु थी उसका जो है दोस्तों आपके आवेग क्या होगा, कम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए कि एक कण लिया हमने, एक पार्टिकल लिया है, कण का मतलब, और उसका प्रारंभिक वेग यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 3i प्लस 4j। ठीक है, और त्वरण जो है वो है 0.4i प्लस 0.3j। तो 10 सेकेंड के बाद इसकी चाल होगी।
ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, प्रारंभिक वेग दे दिया आपको और आपको एक्सीलरेशन दे दिया और आपको टाइम दे दिया। आपसे पूछ रहा है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी 10 सेकंड के बाद में कितनी हो जाएगी, और इसके लिए आपको समय मिलेगा 1 मिनट का। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप सभी लोगों के लिए टाइमिंग जो है कंप्लीट होने वाली है। जल्दी से जल्दी 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 इसका आंसर देंगे, मैं देख रहा हूँ। तो दोस्तों आपका 1 मिनट का समय जो है वो अब कंप्लीट हो चुका है लगभग, और ये 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन होगा आपके न्यूटन की गति का जो पहला नियम है, कौन सा वाला, या पहली समीकरण है, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है। v क्या है निकालना है, u क्या है यानी प्रारंभिक वेग कितना है 3i कैप प्लस 4j। ठीक है। प्लस ये कितना है एक्सेलरेशन 0.4 यानी त्वरण कितना है 0.4 प्लस 0.3 जे कैप, गुणा समय कितना है 10। करेंगे इसको सॉल्व, ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई होते ही ये आ जाएगा 4i कैप प्लस ये हो जाएगा 3j कैप, और आई वाले जुड़ेंगे जे वाले जुड़ेंगे तो ये आएगा 7i कैप प्लस 7j कैप। फाइनल वेलोसिटी कितनी आ रही है ji कैप और जे कैप। ठीक है। अब जो भी वेक्टर होता है उस वेक्टर का अगर हमें परिमाण निकालना है या मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होता है, इसके x i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट, k का कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहाँ k तो है नहीं, i और j के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 7/2। क्यों भाई, देखो 2 इंटू इसको हम क्या लिखेंगे 2 और इंटू में 7 स्क्वायर। ठीक है। 7 स्क्वायर 12 आ जाएगा तो 7/2 बन गया। समझ में आ गई बात। तो फाइनल वेलोसिटी 10 सेकंड के बाद कितनी होगी 7/2 यूनिट, जो भी आपके मीटर है किलोमीटर है जो भी यूनिट होगी वो आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो कितना आंसर आया 7/2। तो एक कण का प्रारंभिक वेग दे रखा हो, त्वरण दे रखा हो, समय दे रखा हो, हम न्यूटन की गति का फर्स्ट समीकरण यूज कर सकते हैं। ये कौन सी समीकरण है, ये है फर्स्ट इक्वेशन किसकी, न्यूटन के गति के समीकरण में से। ठीक है। और फिर आपने सॉल्व इसको कर लिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अच्छा ये तो वापस रिपीट हो रहे हैं, 1 मिनट, ये सब हम कर चुके हैं ना। अच्छा हाँ, ये लीजिए, ये आ गया हमारे लिए क्वेश्चन कि 1 किलोग्राम राशि का वजन, 1 किलोग्राम वस्तु जो है उसका वजन कितना होगा, ये बताएंगे जल्दी से जल्दी। और अभी शायद घड़ी नहीं है तो हम 30 सेकेंड ऐसे ही एज्यूम करेंगे। तो बताइए आप कि 1 किलोग्राम अगर कोई वस्तु है या 1 किलोग्राम राशि जो है उसका वजन कितना होगा, उसका भार कितना होगा। तो दोस्तों उसका भार होगा 9.8 न्यूटन। कितना होगा 9.8 न्यूटन। सर कैसे 9.8 न्यूटन होगा, तो आपको पता है दोस्तों कि W बराबर क्या होता है mg, ये होता है। अब देखिए W निकालना है, 1 किलोग्राम राशि का वजन ही तो पूछ रहा है, वेट तो आपसे पूछ रहा है वो। तो 1 किलोग्राम का मतलब द्रव्यमान दे रखा है, तो 1 गुणा जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8, तो ये कितना आ जाएगा 9.8। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो आप वस्तु खरीदते हैं 1 किलोग्राम की, उसका वजन कितना होता है 9.8 न्यूटन होता है। समझ में आ गई बात। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक जूल बराबर कितना होता है, एक जूल जो होती है एनर्जी उसके बराबर में कितना होता है, ये बताएंगे जल्दी से जल्दी। बताइए बताइए बताइए, एक जूल के बराबर कितना होता है। तो एक जूल के बराबर 10⁻⁷ अर्ग होता है। ये चीज़ मैं आपको पीछे जो है थ्योरी वाली क्लासेस के अंदर बता चुका हूँ। आपको बता दूँ दोस्तों, ये जो यूनिट है ये कार्य की है, और कार्य जो है एक अदिश राशि है। सबसे पहले तो ये पता हो, ठीक है, कैसी राशि है, अदिश राशि। इस कार्य की जो MKS यूनिट या SI यूनिट की बात करें तो वो क्या है, जूल है। ठीक है, ये क्या है, MKS मात्रक, ये याद रखेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि अरे कि CGS के अंदर यूनिट क्या है, तो CGS के अंदर जो इसकी यूनिट होती है वो होती है अर्ग। तो CGS मात्रक कार्य का क्या होता है, अर्ग होता है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एक जूल बराबर कितना होता है, 10⁻⁷ अर्ग होता है, और एक अर्ग बराबर कितना होता है, 10⁻⁻7 जूल। ठीक है, ये दोनों आप याद रखेंगे। तो जूल किसका मात्रक है, कार्य का। कार्य क्या है, एक अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है, और ये जो है इसका MKS पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है जूल, और CGS पद्धति में इसका मात्रक होता है अर्ग। एक जूल बराबर होता है 10⁻⁷ अर्ग, और एक अर्ग बराबर होता है 10⁻⁷ जूल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब, एक सेकेंड और बड़ा कर देते हैं, लो, जब हम रबड़ के गत्ते, रबड़ का गद्दा है सपोज करो, वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है। तो दोस्तों देखिए भाई, कोई रबड़ कई वस्तु है, जैसे रबड़ है आपका, या जो है आप रबड़ के गत्ते वगैरह लीजिए, या आपके घर पे जो सोने का जो आपका बेड वगैरह होगा उसके ऊपर भी गद्दा होगा, उन सब में जो है क्या होता है, जैसे ही हम बैठते हैं तो उनका आकार चेंज हो जाता है, वो अपना शेप चेंज कर देते हैं। करते हैं या नहीं है, करते हैं ना। तो जो वो अपना शेप चेंज कर रहे हैं, तो वो शेप चेंज कर रहे हैं, तो उसमें कौन सी एनर्जी पाई जाती है ऐसे पदार्थों में कि वो अपना शेप चेंज करते हैं और फिर बाद में जैसे ही आप वहाँ से हटेंगे तो वापस से वो एनर्जी लेकर के आ जाते हैं। तो उनके अंदर पाई जाती है स्थितिज ऊर्जा, यानी पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही हम रबड़ के गत्ते वाली सीट पर बैठते हैं अथवा हम उसके ऊपर लेटें या उसके ऊपर नाचें कूदें कुछ भी करें, तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, और उसका आकार जो परिवर्तित होता है वो उसके अंदर पाई जाने वाली स्थितिज ऊर्जा उसे वापस से उसके रूप में लेकर आ जाती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थों में क्या पाई जाती है, स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के, अरे समझ में आ गई बात, क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गई होगी बात मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को। चलिए अब बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की और, शायद अच्छा ये क्वेश्चन हमारी टीम ने इसमें नहीं कर रखा इंक्लूड, मैं यहाँ पर ही आपको बता देता हूँ। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा करके, ताकि ये PDF जब भी आपको मिले, जो भी परचेज करना चाहता है, PDFs आपको जो है पेड है दोस्तों, मैंने बता रखा है, ठीक है, और बहुत नॉमिनल चार्ज है यार, 50 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, उसमें नोट्स वगैरह PDF वगैरह ये सब भी मिल रहा है। तो स्थितिज ऊर्जा है, और मैंने आपको बताया था दोस्तों। अब एक और क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, वो शायद क्वेश्चन इन्होंने इंक्लूड नहीं करा, कि जो जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण होता है, कौन, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण, इनका जो गुणनफल होता है, का गुणनफल वो क्या होता है। तो जड़त्व आघूर्ण और जो आपका कोणीय त्वरण है, इसका गुणनफल कहलाता है आपके टॉर्क। क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है दोस्तों, टाउ, जिसे हम कहते हैं टॉर्क। तो टॉर्क कहलाता है। टॉर्क का मतलब क्या है सर, बल आघूर्ण की बात हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण इज इक्वल टू होता है आपके जड़त्व आघूर्ण I गुणा
एल्फा। ये चीज़ इसलिए याद रखना क्योंकि इससे भी न्यूमेरिकल बनाए जा सकते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि आपका जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण जो होता है उसका गुणा करने पर आपको क्या मिलता है, टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की कल इस कंप्लीट जो है आज की जो हमारी ये क्लास है ये यहीं पर समाप्त होती है और अब हम मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। और अब जो है दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हमारी 2 दिन अब छुट्टी आने वाली है, तो उन 2 दिन की छुट्टी के अंदर मैं 100% प्रयास करूंगा कि एनवीएस के लिए 2 मैराथन लंबी लंबी डाल दी जाए ताकि आपकी पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों की तीनों सब्जेक्ट कवर हो जाए। ठीक है, और हिंदी है, रीजनिंग है, ये ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, तो आप देख सकते हैं। धन्यवाद एंड लव यू ऑल ऑफ यू।